प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारतीय इकोनॉमी को लेकर एक बड़ी बात कही। पीएम ने कहा था कि उनके कार्यकाल की शुरुआत में भारत की इकोनॉमी 10वें स्थान पर थी, लेकिन आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर चुका है। यही नहीं, उन्होंने ये कहा कि अब उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर रहेगी और वो इसकी गारंटी देते हैं। अब इस पर बवाल मच गया। बवाल इस पर नहीं मचा कि भारत क्या वाकई में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, कब बनेगा या नहीं। बात दरअसल ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी कैसे ले सकते हैं कि वो तीसरे टर्म में आ रहे हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इसी तरह के कॉन्फिडेंट मैसेजेस के लिए जाने जाते हैं। राजनीति पर इस पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, हम उन पर नहीं जाएंगे। हम फोकस करेंगे इकोनॉमी पर। क्या वाकई में भारत बहुत जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है, दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो सकता है? इस पर करेंगे हम चर्चा, थोड़ा सा एनालिसिस भी। लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस भविष्यवाणी के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। जैसा हमने कहा कि राजनीतिक रूप से लोग इस बात पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे मालूम कि वो अगले टर्म में आ रहे हैं या नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो अपनी जननीति, अपने लोकप्रियता और जनता के लिए जो काम किए गए हैं उसके बलबूते वो जरूर आएंगे। बहरहाल हम एक बार फिर से कहते हैं कि हम इस पर नहीं जा रहे हैं। आज बात कर रहे हैं हम अर्थव्यवस्था की रियल पिक्चर की। क्या वाकई में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बहुत जल्द बन पाएगा? देखिए, सच क्या है, भले ही 2024 के चुनावों के बाद सरकार कोई भी बनाए, लेकिन इन चर्चाओं के बीच देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने साल 2027 तक इंडियन इकोनॉमी के दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाने का अनुमान जाहिर किया है। और ये पहले जताए गए अनुमान से 2 साल कम है। पहले 2029 था, अब 2027। ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संबोधन के एक दिन बाद आई है। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारत के जीडीपी की वृद्धि दर 2023 से 2024 में 6.5% रहेगी। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8.1% रहेगी और इससे कुल मिलाकर वृद्धि दर 6.5% के ऊपर जा सकती है। देश के लिए 6.5 से 7% की वृद्धि दर हासिल करना अब नया चलन बन चुका है। एक नया ट्रेंड है या न्यू नॉर्मल भी इसे कह रहा है आरबीआई। आरबीआई का अनुमान है कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहेगी। एसबीआई अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थव्यवस्था सस्टेनेबल रूप में, सतत रूप में एक आदर्श स्थिति में है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना भारत के लिए किसी भी मानदंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि 2022 से 27 के दौरान अर्थव्यवस्था के आकार में 1800 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और ये ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था की मौजूदा आकार से ज्यादा हो जाएगी। अर्थशास्त्रियों ने लिखा है कि वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 2027 तक 4% होगी और इस दौरान अर्थव्यवस्था का आकार हर 2 साल में 750 अरब डॉलर बढ़ेगा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस रफ्तार से जीडीपी में वृद्धि से भारत 2047 में जब अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब अर्थव्यवस्था का आकार 20,000 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। मौजूदा मूल्य में जीडीपी ग्रोथ रेट 11-11.5% और वास्तविक जीडीपी ग्रोथ यानी कि 6.5 से 7% सालाना रहने से भारत की जो संचयी ग्रोथ दर है वो 8.4% होगी और ग्रोथ की यह रफ्तार बाकायदा मुमकिन है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि राज्यों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद साल 2027 तक 500 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगा।
तो काफ़ी बुलिश है एसबीआई के जो ये इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इसका एनालिसिस दिया है। पहले भी एसबीआई ने दिया था इस तरह का एनालिसिस और एक बार फिर आया है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स और आई थी बीच में, गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि भारत की जो ग्रोथ है उस पर उसे यकीन है। तो एसबीआई इको रैप की इस रिपोर्ट पर और थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं और भी दूसरे पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे और हमें नहीं भूलना होगा कि चुनौतियां भी अभी काफ़ी हैं, तो उन चुनौतियों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं देश की जानी मानी इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार जी। वृंदा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कॉन्फिडेंस और उसके बाद उस कॉन्फिडेंस को बैक करती हुई एसबीआई इको रैप की ये रिपोर्ट, आपका एनालिसिस क्या है मैम? क्या वाकई में हम जो टाइम फ्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिडिक्ट किया है या जो एसबीआई कह रहा है, क्या वाकई में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे? देखिए, एक तो पहली बार 2008 इंडिपेंडेंस के 60 इयर्स के बाद हम 2008 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। लेकिन उसके बाद जो ग्रोथ रेट था, वो जो पिकअप था, उसके बाद 2014 में डबल हो गया, 2 ट्रिलियन बन गए और डबलिंग का सिलसिला फिर से जल्दी 4 ट्रिलियन 2020 में बनना था। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड ये थोड़ा पीछे हट गया और अभी हम $3.8 ट्रिलियन इकोनॉमी है। और यहाँ से, और देखिए पूरी दुनिया में, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, गोल्डमैन सैक्स हो, कोई भी जो एनालिस्ट है, कोई भी जो बिग ब्रोकरेज हाउस है इंडिया में और बाहर में, यही कह रहे हैं कि जो ग्रोथ है इंडिया में कंटिन्यू रहेगा। इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और जो रिसेशन के चांसेस है वो इंडिया में 0 है। तो यानी हमारी जो ग्रोथ है इसकी रफ्तार बढ़ती रहेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन एक सस्टेनेबल वे में बढ़ती रहेगी। और अभी जो है हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, यूके को हमने क्रॉस कर दिया है और शॉर्टली जर्मनी को, बिकॉज यूरोप की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी, वो अभी रिसेप्शन में चली गई है, तो इसलिए हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो जल्दी बन ही जाएंगे। तो और जो हमने मेजर्स लिए हैं, जो हमारी इकोनॉमी में मेजर्स लिए जा रहे हैं, ये इससे जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की, एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक नींव डाली जा रही है। तो इससे क्या होगा कि आने वाले वर्षों में हमारी जो ग्रोथ है उसकी रफ्तार बनी रहेगी। और वो सिर्फ हमारे लोग ही नहीं कह रहे हैं, वो IMF भी यही कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी यही कह रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ होगी वो 6 to 6.5% तक सस्टेनेबल रहेगी इन द फोर्सेबल फ्यूचर। और जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उससे तो हम इससे ज्यादा भी हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी स्थिति में भी हम स्थिरता चाहिए। अगर ग्लोबल इकोनॉमी अनसर्टन रहेगी तो उसका इम्पैक्ट हमारी ग्रोथ पे पड़ेगा। लेकिन डोमेस्टिकली अगर हम देखें तो बहुत से एनालिस्ट, बहुत से ब्रोकरेज हाउसेस ने और बहुत से थिंक टैंक्स ने भी ये कहा है कि जो इंडिया की कंजम्पशन है, इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो बढ़ रही है और इंडिया की जो इतने लोगों को पॉवर्टी से निकाला है, तो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की सिचुएशन थी वो चली गई है। और इंडिया की जो कंजम्पशन कैपेसिटी है, जो एक तरह से इकोनॉमी को एक पुश देती है, तो कंजम्पशन हमारे देश में बढ़ रहा है। सो कंजम्पशन से आएगा और इन्वेस्टमेंट से तो जरूर ही आएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट, जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे वो रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स वगैरह में हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, क्योंकि बाहर से भी बहुत इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया इज बिकमिंग अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है और साथ ही एक्सपोर्ट जो थर्ड लेग है इस ग्रोथ के लिए, एक्सपोर्ट की स्थिति में थोड़ा अभी राइट का कहना थोड़ा अनसर्टेन है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अगर स्लो हो जाएगी और ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स टेंशन से अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, डिसरप्शन हो जाएगा, तो उससे एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ेगा। लेकिन जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो PLI स्कीम हो, गतिशक्ति हो, और इतनी सारी मैन्युफैक्चरर्स को बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अंदर लाना, उनके लिए ईज ऑफ बिजनेस करना, तो ये सारे स्टेप्स से जो है हमारी जो इकोनॉमी है उसको एक तरह से सस्टेनेबल ग्रोथ। अब इसमें एक सवाल ये आता है वृंदा मैम कि आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी जो योजनाएं हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर के लिहाज से
उनको बुना गया है, उनका पूरा ताना बना, लेकिन उसके लिए हमें परिस्थितियां बड़ी मानक चाहिए होंगी। अब एक बात तो ये सही है आपकी कि अगर हम पहली 4 अर्थव्यवस्थाओं को देखें, हम 5वें नंबर पर हैं, तो जापान और जर्मनी को पीछे करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जापान तीसरे नंबर पर है 4,410 अरब डॉलर और जर्मनी 4,309 अरब डॉलर की जीडीपी है। इन दोनों को भी हम पीछे कर देंगे बहुत जल्दी। भारत अभी 3,750 पर है। अब जो पहली 2 हैं वो तो बहुत आगे हैं। चीन, जो जिसको हम बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं, लगभग 20,000 अरब डॉलर के आसपास पे बैठा हुआ है, और अमेरिका तो बहुत ही ज़्यादा आगे है 26,854 के स्तर पर। लेकिन अगर हमें मैम जर्मनी और जापान को भी पीछे करना है, और जर्मनी कहा जा रहा है कि हम सबसे पहले करेंगे, इसके लिए हमें एक स्टेडी ग्रोथ चाहिए होगी, एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए होगी, और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जर्मनी और जापान भी या तो इसी स्थिति में रहें और या इससे नीचे आ जाएं। अब पूरी दुनिया में जब टेंशन्स कम होंगी, ग्लोबल सप्लाई चेन्स आगे बढ़ेंगे, तो जापान और जर्मनी भी तो आगे जाएंगे मैम। तो हम क्या उनको टच कर पाएंगे? हम ये मान के चल रहे हैं कि वो ज्यादा विकास नहीं करेंगे, हम करेंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है मैम, इसके पीछे का कुछ बुनियादी लॉजिक दें। देखिए, एक तो जर्मनी को पीछे छोड़ना आसान नहीं है, बिकॉज जर्मनी इज द इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर यूरोप। यूरोप का जो ग्रोथ इंजन है वो जर्मनी है, और अगर जर्मनी को हम आगे पीछे छोड़ देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इट्स नॉट अ स्मॉल मैटर, और इसको हम कर सकते हैं क्योंकि दुनिया से जो बहुत से कंपनीज जो है चाइना से निकल रहे हैं और दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस, तो वो इंडिया में आने के लिए तैयार हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी देखिए आईफोन्स का प्रोडक्शन ही देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स में हम कितने आगे हैं अभी, और इवन इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स में हम बहुत आगे हैं, आई मीन कंपेयर टू आवर पास्ट। तो अगर ऐसी हम स्टेडीली डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे टेक्सटाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अगर हम सारे सेक्टर, जो पीएलआई स्कीम इसीलिए तो बनाया गया है कि सारे सेक्टर्स को देखें और अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको और भी सॉलिडिफाई करें। तो इससे क्या होगा कि हमारी ग्रोथ स्टेडीली ऊपर जाएगी। स्टेडी यहाँ पर एम्फेसिस है, स्टेडी पर, और ऐसा नहीं कि एक साल में ऊपर जाएगी और फिर कम हो जाएगी। और हमारी एक और स्ट्रेंथ ये है कि हम लोग एग्रीकल्चर, फूड सेल्फ सफिशिएंट है, और हमारे पास एग्रीकल्चर के जो रिक्वायरमेंट्स है, जो हमें जो चाहिए वो सारी हमारे पास है। इस समय पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस बनी हुई है और हम लोग कंफर्टेबल है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सेफ एक क्या बोलूं मैं, एक सेफ्टी नेट है ये हमारे लिए। तो हमारी ग्रोथ को डिस्टर्ब करने, इससे नहीं डिस्टर्ब होगा। क्या किससे डिस्टर्ब होगा? क्लाइमेट चेंज हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है, बड़ा चैलेंज होगा। एब्सोल्युटली मैम, एक चीज और जो मैं जर्मनी पर ही आऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ कि हम थोड़ा सा जर्मनी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इमीडिएट जो टारगेट्स हैं वो जर्मनी को ही लेकर हैं। अब अगर जर्मनी को हमने 28 या 29 तक भी पीछे छोड़ना है, जिसके प्रेडिक्शंस हैं, मुझे उसमें एक बड़ा हर्डल जो नजर आता है वो जीडीपी पर कैपिटा का भी है। जर्मनी का जीडीपी पर कैपिटा $51,000 के आसपास है, भारत से 19 गुना ज्यादा। हमने बहुत अच्छा किया है, अभी $2,600 के आसपास हैं, लेकिन 1900 गुना ज्यादा है। और सिर्फ जर्मनी नहीं, दुनिया की जो 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अगर आप देख लें तो उसमें किसी का भी पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 9,000 से कम नहीं है। यानी कि एवरेज अगर आप निकालेंगे तो सबका भारत से 3 गुना ज्यादा है। तो उनका जीडीपी पर कैपिटा, उनके स्पेंडिंग पावर, उनके लोगों के पास प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, उतनी तेजी से वो अपनी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशंस देंगे। हमारे पास अभी प्रति व्यक्ति आय उतनी नहीं है। तो इस प्रति व्यक्ति आय आंकड़े के साथ क्या हम जर्मनी को उस रफ्तार से पीछे कर देंगे मैम? देखिए, ये 2 डिफरेंट गोल पोस्ट हैं, इनको आप कंफ्यूज मत करिए। एक तो है कि टोटल जीडीपी और उसमें हमारी रैंकिंग क्या है, और दूसरा है पर कैपिटा जीडीपी। सो पर कैपिटा जीडीपी पे हम अभी तक कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, इसलिए उसको आप कंफ्यूज बिल्कुल मत करिए। 2 अलग अलग मैटर्स हैं वो। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम कौन से नंबर पे होंगे, हमारी टोटल जीडीपी क्या होगी, साइज तो ये साइज पे, जीडीपी साइज पे। तो जीडीपी साइज जहां तक है हम वो उसको अचीव कर सकते हैं और उस तरफ हम बढ़ रहे हैं।
और जहाँ तक पर कैपिटल जीडीपी की बात है, हम तो अभी वी आर नॉट देयर एट ऑल, अभी तो हमें बहुत काम करना है उसके लिए, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पर कैपिटल जीडीपी का डिस्कशन जो है उसका भी थोड़ा अलग रखें, क्योंकि उसमें और भी बहुत चीजें चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन चाहिए और हेल्थ केयर वगैरह भी चाहिए। तो इसलिए उसको अभी यानी कि बिल्कुल, यानी कि जहां पर हमारी कमजोरी है, दरअसल क्योंकि इस कमजोरी को कई बार हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि पर कैपिटा जीडीपी हमारा थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका जीडीपी के साइज बढ़ने में अभी उतना ज्यादा सीधा सीधा संबंध नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि साइज के मामले में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द बन जाएंगे। अब 27 में बनेंगे, 28 या 29, इस पर संशय जरूर है, लेकिन बनेंगे जरूर, इस पर सबको विश्वास भी है। हाँ, जहां तक बात जीडीपी पर कैपिटा की है, वो अभी $2600 है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और जैसे जैसे एक्टिविटीज बढ़ेंगी, जॉब सिनारियोज बनेंगे, देश में विकास आएगा, प्रति व्यक्ति आय भी उसी रफ्तार में आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन इस पे तो अभी बहुत काम हमें करना है, लेकिन जो विकास दर है देश की, उसे भविष्य के लिए अच्छा माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने एक अच्छा विश्लेषण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए।